Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. Now we have started with this gravitation lesson, and the topics which we have covered under this is, first of all we studied about gravitation क्या होता है, and we saw कि gravitation and gravity के बीच में difference क्या है, right? Gravitation क्या होता है, दो बॉडीज़ के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या जो फोर्स एक्ट करता है दो ऑब्जेक्ट या दो बॉडी के बीच में उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, एंड ग्रेविटी किसको बोलते हैं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे एक अर्थ एंड ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी, राइट. देन वी सो अबाउट सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. यहाँ पे हमने सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ में वी डिस्कस्ड द 3 लॉज ऑफ न्यूटन, राइट. देन वी सॉ द 3 लॉज ऑफ केपलर, राइट. एंड उसके बाद वी सॉ अबाउट न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन विच इज़ डिनोटेड बाय जी, राइट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. And then we saw about acceleration due to gravitational force of the earth. यहाँ पे we were left with variation in the value of g on the surface of earth, right. There are 2 parts, एक तो variation in the value of g, दूसरा है variation in the value of g on the surface of the earth. That part we will cover today. Okay, then we will also start with this free fall concept and escape velocity. Okay, now I hope you are clear with all the topics which we have covered in the last 3 lectures. Okay, so let's start with today's topic. Now see, Earth's gravitational acceleration में हमने क्या देखा था कि जो अर्थ है वो हर एक ऑब्जेक्ट के यहाँ पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करता है, राइट. एंड न्यूटन के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग हर एक बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है जिससे हमें रिजल्ट क्या मिलता है, इट रिजल्ट्स इन एक्सेलरेशन. ओके, एंड इसलिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करता है बॉडी के ऊपर अर्थ की वजह से इट विल रिजल्ट इन एक्सेलरेशन. एंड हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी देखा था कि अभी एप्पल तो ट्री से नीचे गिर जा रहा है, तो जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड वो नीचे क्यों नहीं गिर रहे हैं, राइट. एंड वी सॉ इसका रीज़न क्या है, द रीज़न इज़ वेलोसिटी इटसेल्फ, राइट. एंड ये जो हमने देखा जो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है बॉडी के ऊपर ड्यू टू अर्थ, ये किस में रिजल्ट कर रहा है, इट इज़ रिजल्टिंग इन एक्सेलरेशन, राइट. इसको ही हम क्या बोलते हैं, इट इज़ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इसलिए इसको हम बोलेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, and it is denoted by small g. Okay, acceleration is a vector quantity, it means ये distance and magnitude पे depend नहीं करता. Okay, as the gravitational force on any object due to earth is directed towards the center of the earth, the direction of एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ ऑल्सो डायरेक्टेड. अब हमें पता है कि एप्पल जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ के यहाँ पे क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज एप्पल और अर्थ दोनों के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एंड वो दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ओके, एंड अर्थ का मास जो होता है इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर, इसलिए एप्पल कहाँ पे गिरेगा, इट विल फॉल इन द सेंटर इटसेल्फ. ठीक है, दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. एंड इसके वजह से जब ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर पे एक्ट करेगा तो एक्सेलरेशन जो होता है इट विल ऑल्सो एक्ट इन द सेंटर ऑफ द अर्थ इटसेल्फ. ओके, देन वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस ऑफ अर्थ पे उसकी वैल्यू क्या होगी, वी विल कैलकुलेट दैट. ओके, सी वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी बाय यूजिंग न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. अब हमने देखा न्यूटन ने 3 लॉ स्टेट किया है, तो हम ये वैल्यू ऑफ जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट दैट यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m. तो m जो डिनोट कर रहा है इट इज़ डिनोटिंग द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट. ओके, एंड डिस्टेंस किससे डिनोट हो रहा है, r से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. एंड देयरफॉर द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिव्स F इज इक्वल टू g is what, universal gravitational constant, right. Then m is the mass of the earth, small m is the mass of the object and r is the distance from the center of the earth, right. ये फॉर्मूला हमने देखा था पहले ही, एंड आई टोल्ड यू रिमेंबर कि अर्थ का मास कितना होता है, राइट, बिकॉज इन द लास्ट
प्रॉब्लम्स व्हेन यू वर स्टडिंग, आपको वहाँ पे मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ यू शुड नो योरसेल्फ, वो सम्स के अंदर नहीं दिया था, राइट? तो मास ऑफ द अर्थ इज 6 into 10⁻24 kg and radius of the earth is 6.4 into 10⁻6 meter. So you should remember both this value because you will need it while calculating. Okay, तो remember here. Okay, see second इसमें हमने क्या बोला, F is equal to mg. From equation 3 and 4 mg is equal to g, बिकॉज यहाँ पे एफ़ की वैल्यू क्या मिली हमें थर्ड इक्वेशन में, जी एम, इसका मतलब एम जी इज़ इक्वल टू हो गया, राइट? तो एम जी के जगह पर हम पूरा ये वैल्यू लिख सकते हैं, राइट? तो जी इज़ इक्वल टू व्हाट विल हैपन, सी एफ इज़ इक्वल टू एम जी, राइट? तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, बिकॉज वी नो एफ़ की वैल्यू हमने पहले क्या कैलकुलेट की है, जी मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी. वी कैन राइट लाइक दिस. तो अगर हमें जी की वैल्यू निकालनी है तो व्हाट विल हैपन, सी यहाँ पे ये स्मॉल एम और ये एम कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, जी इज़ इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, right? Equation 5 if you can see, g is equal to gm upon r square because gm और em कैंसिल हो गया. तो सी उसके बाजू में क्या लिखा इक्वेशन 5 के, इफ़ द ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो जो रेडियस है, रेडियस किसका, r इज़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट? तो जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट का वो इक्वल हो जाएगा रेडियस के, जब वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, सरफेस ऑफ द अर्थ पे. ओके, दस द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज, सी जी की वैल्यू क्या आ गई, जी एम, बिकॉज भी यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, जो डिस्टेंस है इज़ इक्वल टू रेडियस ऑफ द अर्थ, इसलिए जो हमने फॉर्मूला निकाला था जी इज़ इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे बिकॉज द स्मॉल आर विच इज़ द डिस्टेंस will become equal to radius, तो यहाँ पे हम g is equal to gm upon capital R square लिख सकते हैं, right? So this is what we wrote in equation 6. ठीक है, now the unit of g which is acceleration due to gravity in SI unit is meter per second square. Now how you will read this, स्लैश नहीं बोलना इसको, इसको टू नहीं बोलना, दिस इज़ मीटर, दिस इज़ पर, ठीक है? इसको स्लैश नहीं बोलना है, इसको पर बोलना है. ये सेकेंड, एंड इफ़ इट इज़ 2 इट विल बी कॉल्ड एज स्क्वेयर, इफ़ इट इज़ 3 इट विल बी कॉल्ड एज क्यूब. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दिस हाउ यू विल रीड द यूनिट्स. ओके, द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर 6 into 10⁻24 kg and 6.4 into 10⁻6 meter respectively. I told you to remember the mass and radius of the earth because यहाँ पे g and m की वैल्यू आपको खुद पता होनी चाहिए कि अर्थ का मास कितना है एंड अर्थ का रेडियस कितना है. ओके, सी उसके बाद में जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, वी नो 6.67. ऑल द वैल्यूज़ आर कांस्टेंट, विच एवर वैल्यूज़ आर गिवन ईयर इट विल बी कांस्टेंट. एंड हमें आंसर क्या मिलेगा, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू. Okay, so this acceleration depends only on the mass m and radius r of the earth, and so the acceleration due to gravity at a given point on the earth is same for all object. इसका मतलब क्या है, ये जो acceleration की value होती है वो किस पे depend कर रही है, mass of the earth and radius of the earth पे, जो हमेशा constant रहता है, right? इसलिए जो acceleration due to gravity है which is denoted by this d, वो कैसा होगा, इट विल बी सेम फॉर ऑल द ऑब्जेक्ट बिकॉज मास एंड रेडियस का भी अर्थ का चेंज ही नहीं होता, राइट? इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी हर एक ऑब्जेक्ट के लिए सेम ही रहेगी, इट विल नॉट चेंज फॉर एनी ऑब्जेक्ट. ओके, एंड इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाउएवर द ऑब्जेक्ट में बी, उसके कोई भी प्रॉपर्टी पे डिपेंड नहीं करता एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू. ओके, so I hope you have understood this value of g on the surface of the earth will always remain constant, which is equal to 9.77 meter per second square. Okay, now see अब g के वैल्यू, g मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू के अंदर वेरिएशंस क्या आ सकते हैं. पहला वेरिएशन क्या,
come along the surface of the earth. Okay, so there is a question, will the value of g be the same everywhere on the surface of the earth? नाउ वी सॉ कि जो वैल्यू ऑफ जी है वो हर एक ऑब्जेक्ट का सेम होगा, बट द क्वेश्चन ईयर अराइजेज है सारे ऑब्जेक्ट का तो सेम है, ठीक है, पर वो हर एक प्लेस पे हर एक सरफेस के ऊपर वो सेम रहेगा क्या? सो द आंसर टू दिस इज नो. वाई? बिकॉज द रीज़न इज दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज़ नॉट एग्जैक्टली स्पेरिकल. ठीक है, अर्थ का शेप एग्जैक्टली स्पेरिकल नहीं है, इसलिए जो डिस्टेंस होता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ उसके सेंटर से इट विल डिफ़र फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वाई इट विल डिफ़र? बिकॉज द रीज़न इज़ अर्थ का शेप वो प्रॉपरली स्पेरिकल नहीं है, इसलिए उसका डिस्टेंस कैसा होगा? अलग होगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए. ओके, एंड ड्यू टू इट्स रोटेशन द अर्थ बल्जेज एट द इक्वेटर एंड इज़ फ्लैटर एट द पोल. तो जब वो रोटेट करता है एंड व्हेन इट कम्स टू द इक्वेटर वहाँ पे अर्थ क्या करेगा? इट विल बल्ज आउट. पर जब वो पोल के पास जाएगा तो व्हाट विल हैपन? इट विल गेट फ्लैटर. ओके, उसका जो रेडियस होता है अर्थ का, इट इज़ लार्जेस्ट एट द इक्वेटर एंड स्मॉलेस्ट एंड द पोल. वाई? बिकॉज जब वो पोल के पास आता है तो फ्लैट हो जाता है, राइट, एंड इक्वेटर के पास आता है तो इट बल्जेस आउट, राइट. सो दिस इज़ द रीज़न उसका जो साइज़ है इट इज़ ऑल्सो गेटिंग चेंज्ड. Okay, so the value of g is thus highest 9.83 meter per second square at the poles and decreases slowly with decreasing latitude. Okay, it is lowest 9.78 meter per second square at the equator. Always remember earth का value जो है वो equator के ऊपर कैसा होगा? कम होगा. Okay, एंड हाईएस्ट कहाँ पे होगा? पोल्स के ऊपर होगा. ठीक है, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू शुड नो. ठीक है, एक ये हो गया. सेकेंड वेरिएशन कहाँ पे आता है? चेंज विथ हाइट से. ठीक है, तो एज वी गो अबाउ द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर, इट मीन आर किसको डिनोट करते हैं हम लोग? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सन, राइट. तो जो अब जैसे ही हम अर्थ सरफेस के ऊपर जाएंगे तो जो वैल्यू होता है आर का इट विल इंक्रीज एंड द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज. मतलब क्या है यहाँ पे? आर का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा बट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो जाएगा. ओके, हाउएवर द डिक्रीज इज रेदर स्मॉल फॉर हाइट्स विच आर स्मॉल इन कंपेरिजन टू द अर्थ्स रेडियस. तो ये जो डिक्रीज है इट विल बी स्मॉल. ओके, when compared to earth radius. For example, remember that the radius of the earth is 6400 kilometer, and if an aeroplane is flying at a height 10 kilometer above the surface of the earth, its radius from the earth's surface changes from 6400 to 6410 किलोमीटर. वाई? बिकॉज ये ऐड हो गया, राइट. ये 10 किलोमीटर था तो जो डिस्टेंस था एरोप्लेन का अर्थ सरफेस से कितना हो जाएगा? 6410 किलोमीटर, राइट. एंड इस वजह से क्या होगा? जो वैल्यू ऑफ जी है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट विल बिकम नेग्लिजिबल. ओके, एंड ऑन दी अदर हैंड जब हम कंसिडर करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट विच रोटेट अराउंड द अर्थ तो क्या होगा? वी हैव टू टेक इन टू अकाउंट द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी. तो जब हम ये कैलकुलेट करेंगे तो हमें जी की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी देखनी है चेंज होते टाइम ड्यू टू लार्ज चेंज इन द डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ. वाई? बिकॉज जो अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट दूर होता है. दिस इज़ द मेन रीज़न. जब भी आप सैटेलाइट एंड अर्थ के बीच का डिस्टेंस देखोगे यू नीड टू हैव अ लुक ऑन दी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ऑल्सो. ओके, सम टिपिकल हाइट्स एंड द वैल्यूज ऑफ जी एट दिस हाइट आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल. सी, हाइट देखो अभी सरफेस ऑफ द अर्थ पे द एवरेज प्लेस, ठीक है, वहाँ पे हाइट कितना होगा? 0. एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कितना होगा? 9.8. ओके, दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू. ठीक है, माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? 8.8. उस पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है? 9.8. वन एंड द सेम. मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय मैन मेड बलून. तो जो मैन मेड बलून था उसका मैक्सिमम हाइट कितना गया था अर्थ से? 36.6 किलोमीटर. ओके, एंड उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया? इट डिक्रीज्ड, राइट, 9.77. देन हाइट ऑफ अ टिपिकल वेदर सैटेलाइट इज़ 400 किलोमीटर एंड इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज़ 8.7.
Then height of communication satellite is 35,700 kilometer, and acceleration due to gravity is 0.225 meter per second square. ठीक है. So this table is showing you the change of acceleration due to gravity with respect to height. तो अभी आप देख रहे हो जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे क्या हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिक्रीजिंग, राइट. थर्ड इज चेंज विथ डेप्थ. ठीक है, डेप्थ मतलब क्या हो गया अभी, डीप. ठीक है, तो सी द वैल्यू ऑफ जी ऑल्सो चेंजेस इफ वी गो इनसाइड द अर्थ. तो जब आप अर्थ के अंदर कोई ऑब्जेक्ट जाता है उस टाइम भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होती है. ओके, द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 5 डिक्रीजेस and one would think that the value of g should increase as per the formula. तो यहाँ पे एक चीज़ है, अभी अगर आप इक्वेशन 5 देखोगे यर g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, वैल्यू डिक्रीज होनी चाहिए इंक्रीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला. बट ये कंडीशन में व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज गोइंग इनसाइड द अर्थ, यहाँ पे वैल्यू ऑफ आर जो है इट विल डिक्रीज, बट फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इट विल इंक्रीज. ठीक है, हाउएवर द पार्ट ऑफ अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स फेल्ड बाय द ऑब्जेक्ट ऑल्सो डिक्रीजेज. तो यहाँ पे जो अर्थ का पार्ट है विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स, वो भी कैसा क्या करेगा, इट विल डिक्रीज. ओके, विच मीन्स द वैल्यू ऑफ एम to be used in equation 5 also decreases. equation 5 क्या है by the way, it is d is equal to gm upon r square, right. तो यहाँ पे हमने देखा कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये r की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, इट शुड इंक्रीज. पर क्या होगा, बिकॉज वी आर द ऑब्जेक्ट इज गोइंग डीप इनसाइड द अर्थ, वैल्यू ऑफ r विल डिक्रीज. ठीक है, एंड जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा टुवर्ड्स द अर्थ दैट विल ऑल्सो डिक्रीज. इसका मतलब क्या है, ये जो मास ऑफ अर्थ है इट विल ऑल्सो डिक्रीज, तो अर्थ का मास से डिक्रीज कर जाएगा. ओके, एंड एज अ कंबाइंड रिजल्ट ऑफ चेंज इन आर एम द वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेज एज वी गो डीप इन टू द अर्थ. इट मीन्स वॉट, आर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एम की वैल्यू डिक्रीज हो रही है. तो यर वी कैन कंक्लूड कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, the value will change, the value of acceleration due to gravity will change. Okay, every planet and satellite has different mass and radius. सारे planet का mass and radius is different. Okay, and hence according to equation 6 the value of g on the surfaces are different. equation 6 क्या था अभी, we saw equation 6 as g is equal to gm upon capital R square, it means radius square, right. तो यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज हर एक प्लानट का मास एंड रेडियस डिफरेंट है, इसलिए इक्वेशन 6 जो है इट विल जो सरफेसेस के ऊपर होगा इट विल डिफर, राइट. एंड ऑन द मून इट इज़ अबाउट 1/6 ऑफ द वैल्यू ऑफ द अर्थ. ओके, एंड एज अ रिजल्ट यूजिंग द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स वी कैन जम्प 6 टाइम हायर ऑन द मून एज कम्पेयर टू दैट ऑन द अर्थ. ओके, 6 टाइम हायर आप इस पर जम्प कर सकते हो मून पे व्हेन इट इज़ कंपेयर्ड विद द अर्थ. ओके, so I hope you have understood the variation in the value of g. first हमने देखा क्या था, it was along the surface of the earth, second we saw with height, and third we saw with depth. Okay, so this question can be asked for 4 to 5 marks also. So try to just mesmerize कि acceleration due to gravity कैसे कैसे चेंज हो सकती है. जब आप एक हाइट पे जा रहे हो तब चेंज हो रही है, जब आप डीप जा रहे हो तब चेंज हो रही है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तब चेंज हो रही है. ओके, सो ट्राई टू मेस्मराइज दिस. ओके, नाउ सी वेट एंड मास क्या होता है. अभी मास आपको पता है, अभी हम कब से बोल रहे हैं मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ. तो व्हाट इज मास, मास इज द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मैटर प्रेजेंट है उसको ही हम क्या बोलते हैं, मास. ओके, the SI unit of mass is kg, kilogram. Okay, mass is a scalar quantity. It means what, it depends upon the direction. Okay, its value is same everywhere. mass की value कैसे होगी, it will be same everywhere and it does not change even when we go to another planet. ठीक है, mass कैसा रहेगा, it will remain constant wherever you go. And according to Newton's first law, it is the measure of the inertia of an object. राइट, न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग इट विल बी मास इज द मेजर ऑफ द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट. हायर द मास हायर इज द इनर्शिया.
ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, हायर द मास हायर इज द इनर्शिया. नाउ वेट क्या होता है? Weight of an object is defined as the force with which the earth attracts the object. ठीक है, अभी हमारा वेट हम देखते हैं. इट इज़ द, व्हाट यू कैन से, वेट को कैसे डिफाइन कर सकते हो? जो फोर्स हमारा अर्थ हमें अट्रैक्ट करने के लिए ले रहा है उसको ही हम क्या बोलते हैं? वेट. द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट, इसको ही क्या बोलते हैं? वेट. ओके, द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ कैन बी रिटन यूजिंग इक्वेशन 4. अब इक्वेशन 4 में हमने क्या देखा था? F फोर्स इज इक्वल टू mg मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. एंड हमने g की वैल्यू क्या निकाली अभी? gm अपॉन आर स्क्वायर, राइट. तो वी कैन राइट इट हियर, जो वेट होता है इज इक्वल टू फोर्स एंड द फोर्स इज इक्वल टू व्हाट यू विल राइट? वेट इज इक्वल टू फोर्स, बिकॉज क्या हमने देखा? वेट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट, राइट. तो यहाँ पे वेट इज इक्वल टू फोर्स हो गया. फोर्स हमने देखा था, फोर्स इज इक्वल टू mg. देन नेक्स्ट इक्वेशन में हमने g की वैल्यू निकाली, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ अपॉन रेडियस स्क्वायर, राइट. तो हियर वी कैन राइट दिस. तो यहाँ पे यही चीज़ लिखी हुई है. आई होप यू आर क्लियर विद दिस, राइट. तो वेट बीन अ फोर्स, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन. तो वेट का SI यूनिट क्या हो गया? न्यूटन. ऑल्सो द वेट बीन अ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर. वेट क्या है? वेट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका डायरेक्शन कैसा होगा? इट विल बी टुवर्ड्स द सेंटर. Okay, and now as the value of g is not same everywhere, the weight of an object changes from place to place. तो कोई भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो चेंज होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दो इट्स मास इज कांस्टेंट एवरीवेयर. सी, मास सेम रहेगा बट द वेट विल डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मास एंड वेट. ठीक है. सी, colloquially we use weight for both mass and weight and measure the weight in kilogram, which is the unit of mass. mass का unit क्या है? it is kilogram. okay, because हम mass and weight को एक साथ ही सोचते हैं कि वो दोनों एक ही चीज़ है, right. but in scientific language when we say that Rajiv's weight is 75 kg, we are talking about Rajiv's mass, मतलब उसके बॉडी के अंदर 75 kg का मास है. okay, what we mean is that Rajiv's weight is equal to gravitational force on 75 kg mass. ठीक है, इसका मतलब क्या है? जो राजीव का वेट है एंड हमने देखा वेट इज इक्वल टू फोर्स, राइट. तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है? 75 kg का मास. ओके, नाउ एज राजीव्स मास इज 75 kg, उसका वेट क्या होगा अर्थ के ऊपर? F इज इक्वल टू mg, राइट. एंड m की वैल्यू, इसका मास कितना है? 75. g इज कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, राइट. तो 9.8 हमने देखा था, g की वैल्यू इज कांस्टेंट एंड व्हेन वी कैलकुलेट तो हमें वैल्यू मिलती है 735 न्यूटन. ठीक है. सो द वेट ऑफ 1 kg मास इज 1 इंटू 9.8 इज इक्वल टू 9.8 न्यूटन. तो 1 kg मास का वेट कितना हो गया? 9.8 न्यूटन. Our weighing machine tells us the mass, the two scale balance in shops compare two weights, that is two masses. If you have seen, ऐसा होता है, ये दो ऑब्जेक्ट का मास वे करता है एक साथ, राइट. एंड बीच में एक होता है जिसपे हम kgs का ये रखते हैं टू बैलेंस दिस. तो ये क्या कर रहा है? दिस स्केल बैलेंसेस व्हाट? टू वेट्स. एंड वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? इट मेजर्स द मास विच इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी. ओके, सी, देर आर one solved example which is given in your textbook. If a person weighs 750 Newton on earth, how much would it be his weight on the moon, given that moon's mass is 1 upon 81 of the earth and its radius is 1 upon 3.7 of that of the earth. अभी एक पर्सन है, उसका वेट कितना है अर्थ के ऊपर? 750 न्यूटन है. अब अगर वो मून के ऊपर जाएगा एंड मून का मास कितना दिया है? 1 अपॉन 81 एंड रेडियस कितना है? 1 अपॉन 3.7. तो अभी मून पे उसका वेट क्या होगा? सी, वेट ऑन अर्थ कितना है? 750 न्यूटन. इट इज़ गिवन. रेशियो ऑफ मास ऑफ अर्थ, सी, मास ऑफ अर्थ है इसलिए क्या लिखा है? ME एंड रेडियस ऑफ अर्थ है तो RE. ठीक है. टू द मास ऑफ मून, मास ऑफ अर्थ टू द मास ऑफ मून, तो ME अपॉन MM. तो क्या हो गया? ME कितना दिया गया है? मास ऑफ मून इज़ 1 अपॉन 81 एंड MM इज़ 1 अपॉन 3.7. तो वी विल गेट, इट इज़ 81, राइट. तो 81 लिख दिया हमने.
रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, राइट. टू द रेडियस ऑफ मून इट इज़ गिवन एज 1/3.7, राइट. Then let the mass of the person be mkg because we don't know the mass of the person on moon, तो उसको हमने mkg कर दिया. So weight on the earth is equal to, we saw कि weight is equal to force and force is equal to mg. तो m mass तो हमें पता है 750 है and g की value is 9.8 which is constant. तो we will get the answer, right. पर यहाँ पे क्या किया है, एम जी की वैल्यू वी ऑलरेडी नो विच इज़ गिवन एज 750, राइट. तो सी 750 इज इक्वल टू mgMERE. इट मीन्स वॉट, हमने ये वाला फॉर्मूला देखा था, दिस इज़ वन एंड द सेम फॉर्मूला, ओके. बस यहाँ पे क्या है, बिकॉज हमने मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून लिया है, तो यहाँ पे ऊपर मास ऑफ मून लिया है एंड नीचे रेडियस ऑफ द मून लिया है, ओके. पहले हमने अर्थ के साथ सेम फार्मूला यूज़ किया एंड देन वी यूज्ड द सेम फार्मूला फॉर मून एंड ऐसे हमने वेट ऑफ अर्थ एंड वेट ऑफ मून का कैलकुलेट कर लिया वैल्यू, ओके. उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी वैल्यू हमें मिली है यहाँ पे सी, अर्थ के लिए हमें वैल्यू क्या मिली है 750, रेडियस ऑफ द अर्थ अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू, ठीक है, इनटू दिस वैल्यू GMM अपॉन RM स्क्वायर, ठीक है. तो हमें क्या होगा यहाँ पे MM एंड RR जो भी कांस्टेंट है, वेरिएबल्स है, वो हम साथ अलग करेंगे एंड वैल्यू विल कीप इट असाइड एंड वो सारे वैल्यूज़ हमें पता चलेगा एंड वी विल कैलकुलेट दोज. सी यू हैव टू पुट द वैल्यूज़ हियर जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, मास ऑफ द रेशियो ऑफ द mass of the earth to the mass of the moon and same way ratio of the radius of earth to the radius of moon. This value you have to put here and you have to calculate. So when you calculate you will get the answer as 126.8 Newton, okay. So the weight on the moon is nearly 1/6 of the weight on the earth, ठीक है. And we can write the weight on the moon as mgm, where gm is the acceleration due to gravity on the moon. Thus dm is 1/6 of the acceleration due to gravity on the earth, ठीक है. Now see what are gravitational waves. आपको पता है जो waves बनते हैं, those waves are created on the surface of the water when we drop a stone into it. आपने पत्थर मारा होगा ना बहुत बार पानी में, तो आप देखते हो कि वहाँ पे एक वेव्स आते हैं सरफेस पे. सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन द वेव्स जनरेटेड ऑन स्ट्रिंग व्हेन बोथ इट्स एंड्स आर हेल्ड इन हैंड एंड इट्स शेकन, राइट. जो स्ट्रिंग यूज़ करते हैं हम, उसके ऊपर भी वेव्स जनरेट होता है. लाइट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ वेव कॉल्ड एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट. फिर गैमा हो गया, गैमा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा यूवी रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स. दिस आर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच वी use directly or indirectly, okay. Astronomical objects emits this wave and we receive them using our instrument. तो ये कौन emit कर रहा है, this astronomical objects are emitting these waves, okay. And all our knowledge about the universe has been obtained through this wave. So universe से हमें जो भी knowledge मिलती है, this are obtained through this wave and this gravitational force are a very different types of wave, ओके. बिकॉज आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में सुना होगा, बट दिस वेव्स आर वेरी डिफरेंट एंड दे हैव बीन कॉल्ड द वेव्स ऑन द फैब्रिक ऑफ द स्पेस टाइम, ठीक है. तो रिमेंबर ग्रेविटेशनल वेव्स को और क्या बोलते हैं, वेव्स ऑन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम, ओके. नाउ आइंस्टाइन प्रेडिक्टेड देयर एग्जिस्टेंस इन 1916. सो आइंस्टाइन वॉज द वन who predicted their existence and these waves are very weak and it is very difficult to detect them. Scientists have constructed extremely sensitive instrument to detect this gravitational wave which are emitted by astronomical sources because they are very much weak. इसलिए scientist को इसको identify करने में difficulty होती है थोड़ी सी, okay. Now among this LIGO, Laser Interferometric Gravitational Wave Observatory is the prominent one, okay. Now exactly after 100 years of their prediction, scientists detected these waves coming from an astronomical source. 100 years इनके
प्रेडिक्शन के बाद में साइंटिस्ट को ये वेव्स डिटेक्ट हुए थे. ओके, एंड इंडियन साइंटिस्ट हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन दिस डिस्कवरी, एंड दिस डिस्कवरी हैज़ ओपनड अ न्यू पाथ टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स. बिकॉज जब तक ग्रेविटेशनल वेव्स साइंटिस्ट को नहीं पता चलते तो बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें हैं जो हमें पता नहीं चलती. सो इट इज़ अ ग्रेट development, it is a great research which our scientists have done. Okay, see what is free fall. Free fall आपने सुना होगा. It is used in various parks and resorts, right? So we know that the force of gravity, अगर आपने free fall सुना है तो you must be knowing एक ऐसा होता है, इसके ऊपर बड़ा सा ये होता है, people are tied here, उनको अच्छे से कवर किया जाता है, एंड नीचे से वो ऊपर जाते हैं एंड ऊपर से एकदम हाई स्पीड में नीचे आते हैं. उसको हम बोलते हैं फ्री फॉल, राइट? तो सी, व्हेन वी नो दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द अर्थ एक्ट ऑन ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट, राइट? फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क करती है. एंड व्हेन वी आर होल्डिंग द स्टोन इन आवर हैंड, द स्टोन वॉज एक्सपीरियंसिंग दिस फोर्स, बट इट वॉज बैलेंस्ड बाय अ फोर्स that we are applying on it in the opposite direction. As a result, the stone remained at rest. अभी आप एक काम करना, एक स्टोन अपने हाथ में लेना, बिकॉज यू आर अप्लाइंग अ सर्टन काइंड ऑफ फोर्स टू होल्ड दैट स्टोन. यही रीज़न है कि स्टोन आपके पास रेस्ट में है. एज सून एज यू रिलीज द फोर्स, क्या होगा? स्टोन विल फॉल डाउन, राइट? इसका मतलब क्या है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन द स्टोन, राइट? Now once we release the stone from our hands, the only force that act on it is the gravitational force of the earth, and the stone falls down under its influence. जैसे ही आपने अपने आप जो एक्सटर्नल फोर्स अपने हैंड्स के थ्रू उस पर अप्लाई कर रहे थे, आपने उसको वो फोर्स को छोड़ दिया, व्हाट हैपेंड? उसके पास सिर्फ अब ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है. ओके, एंड एज सुन एज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा, क्या होगा? स्टोन विल फॉल डाउन because gravitational force is what attracting that stone towards itself. Okay, and whenever an object moves under the influence of the force of gravity alone, it is said to be falling freely. ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फोर्स ऑफ ग्रेविटी के वजह से नीचे आता है, we call it as falling freely, and thus the released stone is in a free fall. Now if you have visited Yazoo Park, देन इफ़ यू हैव विजिटेड वे एसल वर्ड, वहाँ पे ये फ्री फॉल होते हैं. तो दिस इज़ वन एंड द सेम. यहाँ पे क्या होता है? बिकॉज यू आर रिलीजिंग द फोर्स विच आर अप्लाइड, अब क्या होता है? द पीपल दे कम डाउन. ओके, तो सेम चीज़ यहाँ पे जब आप स्टोन को रिलीज़ करोगे, व्हेन यू आर रिलीजिंग द एक्सटर्नल फोर्स विच यू हैव अप्लाइड थ्रू योर हैंड, तो क्या होगा? स्टोन विल फॉल डाउन. ओके, नाउ इन अ फ्री फॉल द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो एंड गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ. ठीक है, जब फ्री फॉल में क्या होता है? जो इसका इनिशियल वेलोसिटी होता है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है. एंड फिर क्या होता है? जैसे जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होगा? इट विल इंक्रीज. ओके, एंड ड्यूरिंग फ्री फॉल द फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर अपोजेज द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड अ बियॉन्ड फोर्स ऑल्सो एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट. क्या होता है यहाँ पे? फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एयर को अपोज करती है. मतलब अपोज करना मतलब अभी आपसे कोई बात कर रहा है एंड यू आर नॉट लाइकिंग द वे ही इज़ टॉकिंग टू यू, व्हाट यू डू? यू स्टार्ट अपोजिंग देम. नहीं, आपने जो बोला है वो गलत है. वैसे ही क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से एयर में एक क्या होता है? दे स्टार्ट अपोजिंग देम. ओके, सी, thus through free fall is possible only in vacuum. Okay, and for a free falling object, the velocity on reaching the earth and the time taken for it can be calculated by using the Newton's equation of motion. तो न्यूटन का इक्वेशन यूज़ करके we can calculate the value of the free falling object. Okay, so for free fall the initial velocity which is indicated by u, it will be equal to 0, and acceleration a, it will be equal to gravitation due to acceleration due to gravity g. इसलिए हम इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं? v is equal to g and t, because this velocity will be equal to acceleration due to gravity which is also equal to a, and the time taken, right? तो time taken is denoted by t, and s क्या होता है?
s is the speed, right? It will be equal to half gt square and v square is equal to क्या हो जाएगा 2gs. Okay, so for calculating the motion of an object thrown upward, acceleration is negative. तो जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ डालोगे तो व्हाट हैपन्स, उसका एक्सेलरेशन जो होगा इट विल बी in negative, that is direction opposite to the velocity and time and is taken to be minus d. अगर आप उसको नीचे डाल रहे हो तो it will be positive, but if you are throwing it upward it will be negative. Okay, so the magnitude of g is the same but the velocity of the object decreases because of this negative acceleration. ठीक है, तो velocity क्या होगी, it will change because negative है, because you are throwing the object in the upward direction. Okay, so the moon and the artificial satellite are moving only under the influence of the gravitational field of the earth, thus they are in a free fall. Okay, so remember this formulas which are given in this. Okay, now do you know the value of g is same for all the object at a given place on the earth? Okay, तो जो g की value है acceleration due to gravity की, it is constant for all the object on earth. Thus any two object irrespective of their masses or any other properties when dropped from the same height and falling freely will reach the earth at the same time. इसका मतलब क्या है, अभी आप दोनों हाथ में स्टोन लो तो आप नोटिस करोगे कि दोनों स्टोन एक ही स्पीड के साथ एक साथ नीचे गिरते हैं. वाई? बिकॉज द वैल्यू ऑफ जी इट रिमेन्स सेम फॉर एवरी ऑब्जेक्ट वेदर इट्स मास बी इक्वल और नॉट. ठीक है, तो गैलीलियो इज सेड टू हैव परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट. गैलीलियो जो साइंटिस्ट थे, ही हैव परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट अराउंड 1590 in the Italian city of Pisa. Okay, he dropped two spears of different masses from the leaning tower of Pisa to demonstrate that both spears reached the ground at the same time. तो ये क्या देख रहे थे, वेदर सपोज उन्होंने एक मास लिया है, कोई ऑब्जेक्ट लिया है जिसका मास है, सपोज दिस इज़ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड दिस इज़ द सेकेंड ऑब्जेक्ट. इसका मास इज़ 20 kg, इसका मास इज़ 50 kg. जब आप इसको थ्रो करोगे बोथ द ऑब्जेक्ट विल फॉल एट द सेम टाइम विद द सेम स्पीड. ओके, यही डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे गैलीलियो साइंटिस्ट. ओके, सो व्हेन वी ड्रॉप अ फेदर एंड अ हैवी स्टोन एट द सेम टाइम फ्रॉम अ हाइट दे डू नॉट रीच द अर्थ एट द सेम टाइम. सी यहाँ पे वेट का डिफरेंस होगा. वेट वाई? बिकॉज अगर आप समझो ये ऑब्जेक्ट है 50 kg का, सिंस इट इज़ हैवी इस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अर्थ को. एंड अगर ये ऑब्जेक्ट है 20 kg का, इट इज़ नॉट दैट हैवी, तो यहाँ पे फोर्स कम लगेगा, राइट? तो जहाँ पे कम फोर्स लगेगा वो फटाक से नीचे गिरेगा, एंड जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा दैट ऑब्जेक्ट विल टेक टाइम. ओके, सो द फेदर एक्सपीरियंस इज अ बियॉन्ड फोर्स एंड अ फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू द एयर एंड देयरफॉर फ्लोट्स and reaches the ground slowly later than the heavy stone. ठीक है, so the buoyant and the frictional forces on the stone are much less than the weight of the stone and does not affect the speed of the stone much. तो जो frictional force stone के ऊपर है and the buoyant force which is acting on the stone, they are less than the weight of the stone. इसलिए क्या होगा, उसका speed will not get affected much. And recently a scientist performed this experiment in vacuum and showed that the feather and the stone indeed reached the earth at the same time. ठीक है, तो यहाँ पे गैलीलियो ने जब देखा था तो उन्होंने बोला कि जिसका वेट ज़्यादा होगा दैट विल फॉल फर्स्ट. बट रिसेंटली देर आर मेनी साइंटिस्ट जिन्होंने ये सेम चीज़ डेमोन्स्ट्रेट की एंड दे कैलकुलेटेड कि इनका जो स्पीड था रीच करने का अर्थ के ऊपर इट वॉज सेम. ओके, सो देर आर 2 examples which are given in your textbook. An iron ball of mass 3 kg is released from a height of 125 meter and falls freely to the ground, assuming that the value of g is 10 meter per second square. तो मास कितना है 3 kg and what is the acceleration due to gravity? It is 10 meter per second square. Okay, now what you have to calculate? You have to calculate the time which the time taken by the ball to reach the ground. Okay, and secondly you have to calculate the velocity of the ball on reaching the ground. Third, the height of the ball at half the time it takes to reach the ground. Okay, so you have to calculate these 3 things. So what is given? Mass 3 kg, distance traveled by the ball which is s 125 meter, right? Initial velocity ball की क्या होगी? It will be 0 because आप उसको release करने वाले हो, you haven't released that. Acceleration
it will be equal to acceleration due to gravity, which is equal to 10 meter per second square, right? So let's calculate the time taken by the ball to reach the ground. What you will do, you will use Newton's second equation of motion. ठीक है, तो ये उसका फॉर्मूला क्या है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ओके, s की वैल्यू हमें पता है, इट इज़ गिवन एज 125. u initial velocity is equal to 0 and time we don't know because we have to calculate that, right? So we will write it as t itself plus half. a की value we know it is 10 and t we don't know. ठीक है, तो when you will calculate this thing, what you will get, you will get the value as 5 and t square. Okay, so what you can calculate, t square is equal to, see how you got 5. If you can see here, s is equal to ut plus half at square, right? This is what it is given. अब s की वैल्यू क्या है, 125, u की है 0, t we don't know, plus half a की वैल्यू we know it is 10, right? एंड टी स्क्वायर वी डोंट नो. तो अब 5 कहाँ से मिला, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो बचा क्या है यहाँ पे, 1t एंड 2t, तो ये क्या हो गया 5t स्क्वायर एंड दिस 25 वैल्यू, राइट? तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको अभी, 125 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर. नाउ हाउ इट कैन बी रिटन, सी अभी हमें क्या मिला था, 125 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, राइट? तो टी स्क्वायर अगर कैलकुलेट करना है तो व्हाट विल हैपन, 125 अपॉन 5 हो जाएगा, राइट? तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, यहाँ पे 2 बच गया, तो 5 5 ज़ा 25, तो वी गॉट द वैल्यू एज 25. अब बिकॉज टी स्क्वायर है एंड वी नो 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो वी गॉट द वैल्यू एज टी इज़ इक्वल टू 5. एंड बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग टाइम, वी विल राइट इट द एज सेकेंड, 5 second, so it will take 5 seconds to reach the ball to the ground. Okay, now second thing which you have to calculate is velocity of the ball on reaching the ground. So how you will calculate the velocity, तो according to Newton's first law of motion, final velocity हम कैसे calculate करते हैं, v is equal to u plus at. now v जो है it will be 0, u की value will be 0, initial velocity, right? a की वैल्यू वी नो इज t 10, t की वैल्यू वी फाउंड आउट टू बी 5, राइट? तो क्या हो गया, 10 5 ज़ा 50 मीटर पर सेकेंड. तो बाय कैलकुलेटिंग विद दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ इक्वेशन, वी गॉट द वेलोसिटी ऑफ बॉल ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी 50 मीटर पर सेकेंड. ओके, नाउ थर्ड यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द बॉल एट हाफ द टाइम, राइट? तो आप क्या करोगे, हाफ द टाइम बोला है एंड यू हैव गॉट द वैल्यू एज 5, तो t इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 हो गया एंड यू विल गेट द वैल्यू एज 2.5. ठीक है, नाउ दिस इज हाफ द टाइम का बोला है बट यू हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑल्सो. तो यर यू विल यूज न्यूटन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, विच इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर. सिमिलरली आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम यू हैव कैलकुलेटेड एज 1 अपॉन 2. यहाँ पे टाइम इंक्लूड नहीं किया है, ओके, वी कैन इंक्लूड इट एट लास्ट ऑल्सो. यहाँ पे 2.5 आएगा बिकॉज यर u इंटू 2, अगर आप u इंटू टी करोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 0 ओनली ना, बिकॉज एनी आंसर मल्टीप्लाइड बाई 0 विल बी 0, इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है. ठीक है, एंड हाफ a की वैल्यू इज 10 and t square is 2.5 square. So when you calculate this value, you will get the answer as 31.25 meter. Okay, so you can write thus the height of the ball at half time will be 125. The answer which you got, 125 minus 31.25. Okay, बिकॉज यहाँ पे हाइट कितना बोला गया था, 125 मीटर, तो यू विल हैव टू माइनस, बिकॉज यहाँ पे हाफ द टाइम टेकन बोला है, तो यू विल हैव टू माइनस द हाइट विद द वैल्यू यू गॉट बाय कैलकुलेटिंग दिस. ओके, तो 125 माइनस 31.25, तो द हाइट विल बी 93.75 मीटर. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि हाउ यू विल कैलकुलेट. ठीक है, you have to calculate using various formulas and you need to remember कि आपको कौन सा इक्वेशन कहाँ पे यूज़ करना है. ओके,
Now second example which is given is a tennis ball is thrown up and reaches a height of 4.05 meter before coming down. ठीक है, आपने क्या किया, टेनिस बॉल को थ्रो किया है अप एंड इट विल रिच एट अ हाइट ऑफ 4.05 मीटर नीचे आने से पहले. Now what was its initial velocity and how much total time will it take to come down? Assume g जो है acceleration due to gravity is 10 meter per second square. Okay, so what is given for the upward motion of the ball, final velocity क्या होगी ball की, it will be 0, right, and distance which the ball will travel is 4.05 meter, right. तो ये एक height भी हो गया. Acceleration due to gravity is given as 10 meter per second square which is equal to g, एंड बिकॉज इसको आप अपोजिट डायरेक्शन में भेज रहे हो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन, राइट. वी हैव स्टडीड दिस. जब भी फोर्स आप अपोजिट तरफ अप्लाई करोगे यू विल हैव टू इंक्लूड अ नेगेटिव साइन, इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन इंक्लूड किया. ओके, नाउ यूजिंग न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट. तो यहाँ पे आपको v की वैल्यू यू हैव टेकन एज 0, यू स्क्वायर यू डोंट नो, प्लस 2, a का वैल्यू इज गिवन एज 10, राइट, एंड s इज 4.05, राइट. तो आपको यहाँ पे u स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी 81 एंड वी नो 9 इंटू 9 इज 81, तो आंसर क्या आएगा, 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, सो द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 9 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नाउ लेट अस कंसिडर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द बॉल. मतलब अभी हमने यहाँ पे जो नेगेटिव साइन ली थी वहाँ पे हम नेगेटिव साइन नहीं लेंगे. ओके, तो सपोज द बॉल टेक्स t सेकेंड्स टू कम डाउन, बिकॉज वी डोंट नो द टाइम इट टेक्स टू कम डाउन, राइट, इसलिए हमने क्या लिया, t. नाउ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0. पहले हमने क्या किया था, फाइनल वेलोसिटी को 0 रखा था. नाउ वी आर डूइंग द इनिशियल वेलोसिटी टू बी 0 and the distance traveled by the ball on reaching the ground is 4.05 meter, right, and as the velocity and acceleration are same, so a is equal to g is equal to 10 meter per second square, right. So here we will be applying the Newton's second equation of motion which is equal to ut plus half at square. ठीक है, हमें s की वैल्यू पता है 4.05, हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी इज 0, टाइम वी डोंट नो, वी विल हैव टू कैलकुलेट टाइम, बट एनी नंबर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0, इसलिए यहाँ पे लिखा भी नहीं है t की वैल्यू. ओके, प्लस हाफ a की वैल्यू इज़ 10 एंड t स्क्वायर. ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे व्हाट यू विल कम टू नो, सी यहाँ पे भी 5 कैसे आया, सॉरी यहाँ पे 5 कैसे आया, यहाँ पे क्या वैल्यू दी है, 4.05 इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, राइट. सॉरी यहाँ पे a की जगह क्या है, a की वैल्यू क्या है 10, राइट, हाफ 10 t स्क्वायर, तो 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, राइट. तो यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया. तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4.05 अपॉन 5. इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ t स्क्वायर एज 0.81 एंड हमें पता है 81 अगर आपको स्क्वायर में आ रहा है ना, आपको ये t लिखना है सिर्फ, तो 81 का स्क्वायर 9 होता है, तो यू विल पुट 0 एज 0 एंड 81 की जगह यू विल राइट 9 बिकॉज ये स्क्वायर का वैल्यू आपको मिला था एंड यू हैव टू राइट दी नॉर्मल वैल्यू. ओके, सो द बॉल विल टेक 0.9 सेकेंड टू रीच द ग्राउंड. तो बॉल को कितना टाइम लगेगा नीचे आने के लिए, 0.9 सेकेंड्स. ओके, एंड इट विल टेक द सेम टाइम टू गो अप. तो टोटल टाइम कितना हो गया, you will write it as 2 into 0.9 and you will get the value as 1.8 second because उसको ऊपर जाने के लिए नीचे आने के लिए सेम टाइम लगेगा, इसलिए we have multiplied this with 2. Okay, so I hope you have understood the topics I have covered today. Now in the next lecture I will start with this gravitational potential energy escape velocity. Okay, so we are done with the we have completed some topics today and we are left with just few topics which we will cover in the next lecture. Okay, so I hope you have understood all the examples, all the topics which we have covered today. Okay, thank you everyone.